हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारा लेसन 5 है, यानी कि नेक्स्ट लेसन के बारे में हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है। सो इसमें यदि हम लोग बात करें तो क्या दिया गया है, संस्थाओं का कामकाज। अब इसमें संस्थाओं के कामकाज के बारे में यदि हम बात करते हैं तो संस्थाएं कई टाइप की होती हैं। सरकारी संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जिन्हें हम गैर सरकारी संस्थाएं कहते हैं। लेकिन ये हम कुछ अलग टाइप की संस्थाओं की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। और हमारा जो 4th चैप्टर दैट मीन्स यदि हम बात करें तो चुनावी राजनीति हम लोग अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं। और आई होप कि आप सभी को वो चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चुनाव की प्रोसेस जो स्टार्टिंग से एंडिंग तक होती है और उसके कुछ जो प्रावधान है वो भी आप लोगों को बखूबी समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पूरा एकदम से अपना सीक्वेंस से कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम चलना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो यदि अब हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, किसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें हमको पढ़नी होती है वो हमें थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू बना के दिया जाता है स्टार्टिंग में ही कि ये चीज़ें हमको इसके अंदर कंप्लीट करनी है। ठीक है। ताकि थोड़ा हमें भरोसा रहे कि हाँ हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अचानक से देख के क्या अचंभित ना हो जाए, इसलिए राइटर ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। मतलब लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि अब मुझे ये सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी कि लोकतंत्र और जो भी है। ठीक है। क्योंकि इतना हम लोग पढ़ चुके हैं लोकतंत्र के बारे में कि शायद ही अब भूलने वाला कभी। और उसके बाद है कि उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है कि आप चुनाव करवा दो उससे ही आप लोकतंत्र कह सकते हो। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिनको मानना पड़ता है। और इसमें कुछ संस्थाओं के साथ क्या है कि मतलब भीतर रह के काम करना होता है। और यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इससे समझने मतलब इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह मतलब महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो भी फैसले होते हैं किस तरीके से होते हैं। हम कहते हैं सरकार ने ये फैसला लिया, सरकार ने वो फैसला लिया, XYZ जो भी है। तो ये कैसे होता है। ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझ रहे हैं। पहले हमने समझा कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी गांव से निकल के हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है। जैसे क्लास 6 में पढ़े तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, शहरी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा हमने। फिर राज्य में आते हैं और उसके बाद अपने देश में आ रहे हैं, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था और विदेशों की भी बात की कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उसको भी हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे एक विस्तृत रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सारी जानकारियाँ जो है छोटे से बड़े में अब जा रहे हैं, हम लोग समझने जा रहे हैं। तो अब इसमें ठीक है कि सरकार गरीबों के लिए कोई काम करती है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि ऑब्वियस है, आप सोचते होंगे कि मैं यही हमेशा क्यों बोलती हूँ, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए। तो ऑब्वियस है, जिसको ज़रूरत होगी काम तो उसी के लिए किया जाएगा ना। अमीरों को क्या ज़रूरत है कि सरकार कानून बनाए कि अमीर को इतना फंड दिया जाएगा, इतना ये दिया जाएगा, इतना वो दिया जाएगा। ठीक है। तो उनको तो कुछ नीड ही नहीं है। और जिसको ज़रूरत है उसी के लिए तो सरकार गठन की जाती है, उसका गठन किया जाता है कि ये इनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। ठीक है। और उसके बाद है कि इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं, यानी कि इसमें कौन कौन सी 3 संस्थाएं हैं। पहली है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें यदि, तो मेन फोकस हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में ही रहने वाला है। ये भी हमारी संस्थाएं हैं। और इसमें यदि आप बात करें तो आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले ही इनके बारे में कुछ चीज़ें क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं।
अच्छे तरीके से। तो मतलब अच्छे तरीके से नहीं, बट हाँ थोड़ा थोड़ा इतना तो समझ में आ गया कि विधायिका क्या है। और अभी जो मैं विधायक मतलब विधानसभा लोकसभा की बात कर रही थी, उसमें से भी शायद कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में चीज़ें आई होंगी। लेकिन यदि नहीं आई होंगी तो डोंट वरी, अभी हम समझने वाले हैं तो पूरा इस चैप्टर में हमारा कवर हो जाएगा। तो आप अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे कि विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, और उसके बाद हम बात करें विधान परिषद क्या है, राज्यसभा क्या है। अब जो विधायिका, कार्यपालिका और यदि हम बात करें न्यायपालिका की, तो इसका भी कंफ्यूजन यदि अभी तक रहा हो वो भी आपको अब दूर कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप पिछले कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है। एनसीईआरटी की खूबी है कि वो क्वेश्चन तो बहुत करती है, ठीक है। और एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी होती है, इनके कामों को क्या चीज कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि इनकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। और इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। और इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों को भी मतलब जो भी हमारे प्रदेश के हैं उन पे ही भी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत नज़र डालेंगे, ठीक है। कि ये जो संस्थाएं हैं किस तरीके से काम करती हैं, कैसे एक जो दूसरे से जुड़ी होती भी हैं या नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और यदि ये वो जुड़ी होती हैं तो क्यों जुड़ी होती हैं, वो चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले इसके इम्पोर्टेंट जो कुछ कीवर्ड हैं वो हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि हम इसको पढ़ के निकल जाएं और इसके इम्पोर्टेंट जो कुछ वर्ड आने वाले हैं उनको हम पढ़े ना। और ये तो भाई मेरे नियम के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि इनको इग्नोर करके आगे बढ़ के मैं पढ़ाने लगूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं तो आप सभी को भी इसकी महत्ता पता चल चुकी होगी कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप लोग अपनी नोट्स और पेन निकालिए और इनको नोट करना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कंसंट्रेट माइंड से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप अपनी नोट्स में नोट करिए। पहला वर्ड हमारा इसमें आता है गठबंधन सरकार, ठीक है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ें हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा कि गठबंधन सरकार, और गठबंधन सरकार में यदि हम बात करें तो विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार, ठीक है। आप ये जो क्लासेज ले रहे हैं आप में से जो भी रेगुलर, तो आपको राजनीति इतनी अच्छे तरीके से आने लगेगी, इतनी अच्छे तरीके से, यानी कि आप राजनीति सिर्फ यानी कि पॉलिटिक्स सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं आपका करने का भी मन करेगा कि चलो अब राजनीति में थोड़ा बहुत हम भी एंजॉय कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। हालांकि हमें एग्ज़ाम पास करना है और उसके आगे जो भी खैर अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं तो वो आप लोग अपने हिसाब से करेंगे ही। मैं उसमें मना नहीं कर सकती कि आप राजनीति में नहीं जाना, क्योंकि अच्छा सेक्टर है, ठीक है। आपको पब्लिक की सेवा करने को मिलती है यदि आप करना चाहो तो, और नहीं करना चाहो तो फिर कहीं भी नहीं मिलती है। चाहे आप एक सिविल सर्वेंट ही क्यों ना बन जाओ, वहाँ भी मिलती है। नहीं करना है तो फिर उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि गठबंधन सरकार का मतलब हमने क्या नोट किया कि विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार, ठीक है। यानी कि जब क्या होता है, हमने पार्टी के बारे में हम समझ चुके हैं। अब पार्टी के बारे में यदि समझ चुके हैं तो अब उसके बाद हमें पता है कि उम्मीदवार क्या होते हैं, पार्टी क्या होते हैं, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या बताया गया गठबंधन की सरकार में, गठबंधन का मतलब आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा, शादी होती है तो गठबंधन होता है, ठीक है। यानी कि दो लोगों को आपस में बांधना ऐसे नहीं कि रस्सी लेके दोनों को बांध दो। इसमें ये है कि जैसे दो पार्टियां हैं अलग अलग, हर एक क्षेत्र में एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। यहाँ पे कुछ और हो सकता है, वहाँ पे कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे एक पार्टी है थोड़ा बहुत मतलब कुछ ही वोटों से हार रही है, और वहीं पे दूसरी पार्टी है,
क्योंकि पार्टियां हमारे इंडिया में बहुत सारी हैं। हमारे इंडिया में नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री की आप बात करोगे तो जहाँ पार्टियां मतलब एक से तो ज़्यादा ही पार्टियां रहती, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होगा कि यदि हमको कितने चाहिए, 40 वोट चाहिए, मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि हमें 14 वोट की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि 14 सीटों की ज़रूरत है सत्ता में आने के लिए। लेकिन वहाँ आपके पास सिर्फ यदि मैं बात करूँ 36 है, अब आपको 4 सीटों की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जब 4 सीटों की हमें और ज़रूरत है और वहीं पे हमारा जो विपक्षी दल है थोड़ा हमसे आगे चल रहा है, यानी हमसे आगे है वो, तो इसीलिए तो हमको 4 सीटों की ज़रूरत है। तो यदि हम क्या करते हैं कि वहाँ से विपक्षी दल का 39 है, हमें 4 सीटें मिल जाती हैं, हमारा 40 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, किसी से अपनी गठबंधन की सरकार बना लेंगे, यानी कि उसकी वोट को अपने में मिला लेंगे। तो कोई एक पार्टी है जैसे बीजेपी है, वो क्या करती है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेती है, ठीक है। कहीं किसी भी स्टेट में, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका गठबंधन नहीं, मतलब उसकी सरकार नहीं आ रही, गठबंधन से आ रही है, तो अब इसे चलो जिसका काम बन रहा है बना दिया जाए। कुछ होते हैं कि भाई हमारा तो बना नहीं, तुम्हारा हम कैसे बनने देंगे, तो नहीं करते। लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारे पास ज़्यादा वोटें भी नहीं है, हाँ लेकिन इतनी वोटें हैं कि यदि तुम हम में शामिल होते हो तो क्या होगा कि मतलब हमारा सत्ता, यहाँ पे हमारी सत्ता आ सकती है, तुम्हें भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसमें और काफ़ी ज़्यादा मतलब गठबंधन की सरकार बनती है, कई जगह पे बनती भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नाम मात्र के लिए है, बनाई भी जाती है, ठीक है। और हर चुनाव में आपको ये बातें सुनने को मिलती होगी, तो इस वर्ड का मीनिंग आपको पता रखना है। और उसके बाद है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका की अब बात करते हैं यदि, तो व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, ठीक है। यानी कि कार्यपालिका क्या है, व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे कार्यपालिका का हेड कौन होता है, हालांकि हम सारी बातें समझेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड मतलब रहता है कि चलो पहले ही बता दिया जाए, ठीक है। तो इसमें यदि मैं बात करूं कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन नाम मात्र के होते हैं। ये मत समझिएगा कि उनका कुछ पावर ओवर चलता है, ठीक है। यहाँ पे यदि मेन रूप से बात करें तो वास्तविक सत्ता किसके हाथ में, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में होती है, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वास्तविक सत्ता जो होती है वो किसके हाथों में होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या कोई भी है, जो भी मतलब प्रधानमंत्री का पद एक जो संवैधानिक पद है, उसके हाथ में वास्तविक सत्ता कार्यपालिका की होती है। और उसके बाद अब आता है सरकार। और सरकार की बात करें तो संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है, ठीक है। देन उसके बाद सरकार भी आप समझ चुके हैं कि सरकार का मतलब क्या होता है, यानी कि संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन, यानी कि पूरे देश में क्या हो, एक व्यवस्थित जनजीवन हो, मतलब जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, यानी कि कई सारे कानून बनाए जाते हैं जो लोगों के लिए, तो व्यवस्थित जनजीवन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जनजीवन जो भी है यहाँ पे कि मतलब हमारे देश में रहने वाले लोग हैं और वो व्यवस्थित तरीके से रह सके, तो किस तरीके से नियम बनाए जाए, कानून बनाया जाए, उसकी व्यवस्था कराई जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संविधानों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात की गई कि व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। देन उसके बाद आता है हमारा न्यायपालिका। और न्यायपालिका में बात की जा रही है कि एक राजनीतिक संस्था, यानी कि कोई एक राजनीतिक संस्था है जिसमें क्या होता है कि जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि देश की सभी अदालतें
किसी एक की बात नहीं की जा रही, यहाँ सभी की बात की जा रही है। उनको हम न्यायपालिका के नाम से पुकारते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ जो अदालत है उसे हम न्यायपालिका नहीं कहेंगे, कुछ और नाम से जानेंगे, या हमारे यहाँ पे जो है हम उसे किसी और नाम से जानेंगे। हम यही कहेंगे कि ये हमारी न्यायपालिका ही है, ठीक है। तो कहीं पे भी हो, और ये एक स्वतंत्र संस्था है, यानी कि इसमें किसी का भी कोई राजनीतिक वो नहीं रहता कि इसमें दबाव रहेगा कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना ही है। जज उसके स्वतंत्र होते हैं और वो अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विधायिका, और विधायिका में यदि हम बात करते हैं तो जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। यानी एक जनप्रतिनिधियों की क्या होती है, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, जब हम वर्ड समझे रहते हैं तो जब पढ़ते हैं तो इनका मीनिंग हमें समझ में आता है क्या है, ठीक है। जैसे हम जन की बात कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियस है पता, जो भी सांसद पार्षद एमपी एमएलए मिनिस्टर होंगे वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है। यानी कि हमारे द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि जनप्रतिनिधि। तो विधायिका में क्या बात की जा रही है कि जनप्रतिनिधियों का मतलब जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कानून बनाना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है कि विधायिका को कर बढ़ाने का, घटाने का जो भी है, बजट बनाने का और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। और कार्यालय ज्ञापन की बात करते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें क्या होता है कि सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। और राजनैतिक संस्था में क्या होता है कि देश की सरकार और राजनैतिक जीवन के आचार को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह होता है। यानी राजनीतिक संस्था क्या हो गई, राजनीतिक संस्था में आता है हमारा कि देश की सरकार, यानी हमारे देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को, ठीक है, यानी कि जो भी हमारे नियम कानून है को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक संस्था कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन। अब इसमें हम बात करें आरक्षण के बारे में तो भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति। यानी कि इसमें क्या बताया गया, आरक्षण, और बहुत ज़्यादा विवादास्पद मुद्दा भी है, ठीक है। और इसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा चलता रहता है। अभी ईडब्ल्यूएस का आया, उसमें भी देख रहे हैं कि मतलब जो भी प्रावधान आते हैं तो थोड़ा आपकी समझ एक डेवलप होनी चाहिए कि क्या रियल में, मतलब जिस टाइम आरक्षण लाया गया था ऑब्वियस से उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, ठीक है। क्योंकि हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं, फिर मध्यकाल की स्थिति हमने देखी कि क्या कितनी बदतर थी, और उसके बाद हम आधुनिक काल में भी आते हैं और वहाँ भी हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों का जीवन जो था बहुत ज़्यादा खतरे में था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो पिछले जो पूर्वाग्रह की यदि हम बात करें, और आई होप कि पूर्वाग्रह रूढ़वादी जो भी है ये आप समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो अपनी नोट्स निकालिए और जो मैं लिखवाई हूँ उसको देखिए आप, ठीक है। वहाँ पे मैं ये वर्ड जो भी बोल रही हूँ उनकी मीनिंग लिखवा चुकी हूँ। तो इनमें क्या होता है कि जो भी जकड़े हुए होते हैं तो उसमें से क्या होता है कि वो मतलब वही चीज़ें मानते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भावनाएं आ ही जाती हैं। हम बहुत मतलब एक यदि बात करें तो चलिए ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं बच्चों, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, राइट। मतलब हमको एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए, और यदि किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को देख के हंसना नहीं चाहिए, किसी को देख के मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन रियलिटी तो कुछ और होती है और ये सच्चाई है, और इसको स्वीकार हम सबको कर लेना चाहिए। इसमें कोई बनावटी की बात नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे यदि हम बोले कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बेटर हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक आम इंसान जो भी होगा वो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हो सकते हैं जिनकी जो कि बहुत अच्छे हों सबकी तरह। मतलब यदि आपको क्या लगता है भगवान क्या होता है?
भगवान वही होता है जो कि क्या करे, भगवान की सबकी डिफिनेशन होती है यार, ऐसा नहीं कि किसी की डिफिनेशन नहीं, मतलब किसी के फीचर्स नहीं होते, उनकी विशेषताएं होती हैं, उनकी परिभाषा होती है। और यदि मैं बात करूँ भगवान, आप क्या मानते हो? अच्छा जरा आप सोचिएगा कि आप भगवान किसे मानते हो, ठीक है। तो यदि भगवान की बात करें और आप लोग, आज का आपका होमवर्क यही है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको यदि समझ में आए थोड़ा बहुत भी कि हम भगवान किसे मानते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई दुराचारी इंसान को आप भगवान कहते हो या अच्छे इंसान को? और उसके एक गुण नहीं, कई सारे गुण आप लोग बताइएगा, यदि मेरे हिसाब से देखा जाए, जो मैं बता रही हूँ उसको भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे यदि मेरे हिसाब से देखा जाए तो भगवान तो वही है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, कि यहाँ पे सबरी के जूठे वेर खाते हैं, केवट के साथ रहते हैं, तो यानी उनमें कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है। वो किसी पर भी हंसते नहीं थे, किसी को लाचार नहीं समझते थे, मतलब उनकी मदद करना वो उचित समझते थे, किसी को मतलब किसी का वो दिल नहीं दुखाना चाहते थे, किसी भी तरीके से बड़ों का सम्मान करते थे, आदर करते थे। और वहीं पे रावण भी कम शक्तिशाली नहीं था, रावण भी बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, ये बात आप मान के चलिए। और वहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा मतलब पीएचडी वगैरह करते हैं, हालांकि आई होप कि ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन कभी मौका मिलता है आपको, यदि शौक ही है उसका करने का, तो आप कर ही सकते हैं और करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रावण के बारे में भी आपको कभी कभी मिल जाता है। तो अब ऐसे नहीं जो साइंस बैकग्राउंड से उनको रावण के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो लिटरेचर बैकग्राउंड से है वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे ना कि जो रावण था वो भी बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, लेकिन उसके कर्म उसे बुरा बना देते, भगवान नहीं हम मानते उसे, क्योंकि उसके कर्म इस तरीके से थे, ठीक है। राम भगवान जी के कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए हम उन्हें भगवान मानते। आपके भी कर्म बहुत अच्छे हों तो आप, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, यदि समझ में आ जाए आपको, कि यदि मान के चलिए, ठीक है, आपको नीड है, वहाँ पे आप मतलब दान करने जाते हो, ठीक है। और आपको क्या चाहिए कि किसी व्यक्ति को लेके आप खाना जा रहे हो, वहीं पे एक मतलब उसका पेट भरा हुआ है, अच्छा खासा खाना खा के आया है वो व्यक्ति, ठीक है, हट्टा कट्टा भी है, और वहीं पे एक बहुत भूखा व्यक्ति बैठा है, बहुत ही भूखा लाचार व्यक्ति बैठा है। लेकिन आप जाके सपोज मान के चलो कि यहाँ पे भूखा व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे कोई अच्छा खासा इंसान बैठा है, ठीक है, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान है, यहाँ पे ये इसका पेट भरा हुआ है, आप इससे ले जाके खाना दोगे तो ये क्या करेगा, खाने में 10 नुक्से निकालेगा, खाने में नमक नहीं है, मिर्च तेज है, खाने में ऐसा है वैसा है, रोटी ऐसी है, दाल ऐसी, चावल ऐसा है, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति को आप दोगे ना, वो इतनी दुआएं देगा आपको, इतनी दुआएं देगा जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं रहती, क्योंकि रियल में नीड इसको थी, हमने इसको खिलाया, हमारा खाना भी वेस्ट गया, टाइम भी वेस्ट गया, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने वही काम इसके साथ किया क्योंकि इससे इसकी ज़रूरत थी। और यदि आप इसे करते हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हो। यहाँ पे आप उसे, एक लाचार व्यक्ति है, अपनी गोद में उठा के रोड क्रॉस करा देते हो, उसके लिए भगवान आप ही हो। उसने, किसी ने भगवान को देखा नहीं है। जो भी अच्छा काम करता है, सब बोलते हैं ना हमारे आप अन्नदाता हो, ये दुनिया भरे का जो भी बोलते हैं, आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे तो सुने होंगे। तो यहाँ पे भी आप रियल लाइफ में भी यदि कभी ऐसे अच्छे काम करते हो तो ज़रूर आपको ऐसी बातें बिल्कुल सुनने को मिलेगी कि आप ही हमारे अन्नदाता हो, क्योंकि किसी ने भगवान को नहीं देखा, हम आप किसी ने भी, ये बिल्कुल यथार्थ है, मान के चलते हैं और मानना भी चाहिए कि भगवान है, ठीक है। पूर्ण रूप से नास्तिक हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो इसमें आप समझ चुके होंगे कि भगवान की डिफिनेशन क्या हो सकती है, कि जो भी अच्छा कर्म करेगा व्यक्ति, चाहे वो आप हो, आप भी भगवान बन सकते हो, बिल्कुल कोई बात नहीं है। इस गरीब के लिए आप भगवान के समान हो, ये बात आप मान के चलो, क्योंकि भगवान वही है ना, हम जिसे, मतलब भगवान की परिभाषा है कि आप क्या करो, बहुत अच्छे तरीके से सबकी देखभाल करो, किसी को भी गलत मत समझो, किसी को भी दिल मत दुखाओ, किसी को भी ऊंच नीच मत समझो, किसी का भी अनादर मत करो, सबकी सेवा करो आप, ठीक है। वही भगवान है, और यहाँ पे तो कोई अलग से भगवान नहीं है। और आप बिल्कुल राम और रावण में अंतर ले सकते हैं कि किस तरीके से राम जी को भगवान माना गया और रावण को एक राक्षस माना गया, ठीक है। रावण का कुल जो था, ब्राह्मण कुल से रावण थे, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन वो राक्षस थे, क्यों?
क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब मैं कभी कभी होता है आप लोगों के मन में हो सकता है कि ये आता हो कि मैं रावण को थे बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब राक्षस थे, तो काफ़ी रिस्पेक्टेड वर्ड है ये। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं रावण की भक्त हूँ या कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो भी रियलिटी में रावण को पढ़ेगा तो वो यही बोलेगा, ठीक है, कि रावण अच्छा, या कि बहुत ही अच्छे आप मान सकते हो, उनके कर्म ऐसा उन्हें बना देते हैं कि हम क्या बोलते हैं, उन्हें राक्षस बोलते हैं। और राम भगवान जी को तो वहाँ पे कर्म उनके ऐसे बना दिए गए हैं, यानी कि उनके कर्म इस तरीके से थे कि हम उन्हें भगवान कहने पे मजबूर हैं कि वो भगवान थे, ठीक है। वो ठीक है, एक अलग है, कथा बनाई गई कि विष्णु भगवान जी अवतार लेते हैं जो भी दुनिया का है, तो मतलब, लेकिन आप एक नॉर्मल तरीके से सोच सकते हैं कि भगवान की डिफिनेशन, हम क्यों भगवान को भगवान मानते हैं, भगवान की क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं। हालांकि हमारी उतनी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मतलब एक समझने के लिए बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए भगवान बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आरक्षण का आता है वर्ड, तो इसमें आरक्षण में, खैर हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से इधर चले गए, बट ये भी जरूरी था और आपको बताना भी है कि भगवान की परिभाषा आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आरक्षण यानी कि भेदभाव से शिकार, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड थी, और जो मैं यहीं पे थी कि मतलब उनको क्या था कि पूर्वाग्रह से जकड़े हुए थे कि नहीं नहीं, पहले हो रहा था कि ब्राह्मण बहुत उच्च वर्ग के होते हैं, क्षत्रिय उसके बाद के होते हैं, वैश्य उसके बाद के होते हैं, शूद्र उसके भी बाद के होते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें पहले से चली आ रही थी, और कहीं ना कहीं आज भी ये चीज़ें हैं, ये बात आप लोग मान लो। हम आज ब्राह्मण कुल से पैदा हुए हैं यदि, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है कि नहीं नहीं, मतलब उसको छुएंगे नहीं हम। और ये एक जगह नहीं, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। आप यदि बोलो कि ये यूपी एमपी बिहार में है, तो यूपी एमपी बिहार में ही नहीं है, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि हमारे देश का छोड़े, विदेशों में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें थी, और वही जब संविधान निर्माताओं ने ये चीज़ें देखी कि यदि हमने उच्च वर्गों के लिए ही सारी चीज़ें रख दी, या तो किसी के लिए नहीं रखा, हमने कोई प्रावधान नहीं किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि ये तानाशाह वाले तो विलेन बैठे हैं जो, तो वो तो और सिर पे बैठ जाएंगे आगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक रिजर्व सीट की व्यवस्था की हर एक क्षेत्र में। हमने चुनाव में भी देखा कि रिजर्व सीटें थी SC ST वालों के लिए, महिलाओं के लिए भी थी, और संविधान में हर एक क्षेत्र के लिए, सिर्फ चुनाव के नहीं, हर एक के लिए भी वहाँ पे जो भी नौकरी के अवसर होंगे वहाँ पे भी आरक्षण की सीटें दी गई। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी वंचित थे, पिछड़े हुए थे, शोषित थे, उनके लिए की गई थी, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि ये वर्ड बहुत अच्छा है कि जो वंचित थे, मतलब कि भेदभाव के शिकार थे, वंचित थे, पिछड़े वर्ग के थे, ठीक है। लेकिन जो उस हिसाब पे बांटा गया था, जाति के आधार पे बांटा गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के घराने में या घर में पैदा होने वाला बच्चा, कोई भी, यहाँ पे मैं कोई पक्षपात नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद से समझ सकते हैं, आप किसी भी कास्ट के हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप एक मतलब क्या है, एक सिंसियर इंसान हो, ठीक है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हो, और आशा की जाती है कि आपकी समझ एक क्या होनी चाहिए, संतुलन वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग भी समझ सकते हो कि क्या उस टाइम पे तो ठीक है, आपने अच्छा किया, लेकिन क्या जब सब में बदलाव हो रहा है तो इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, आपको आरक्षण देना ही है। तो मतलब किस हिसाब से आरक्षण का अब होना चाहिए कि जाति के आधार पर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सबको इक्वलिटी है, ठीक है, तो जाति के आधार पर तो मुद्दा उठता ही नहीं है कि आपने, ठीक है, पहले ही जाति के आधार पर आप देश को बांट दिए रहे, मतलब इसका कुछ जो है प्रावधान कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि उसमें हम क्या करें, यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम करें क्या, जैसे जाति हो गई तो जाति को हटा के यदि हम ऐसा करते हैं कि जिसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं हो, ठीक है, और जिसकी बात करें तो यानी जो बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से वंचित हो, तो सामाजिक रूप से वंचित आपने दलितों के लिए, शोषितों के लिए जो भी व्यवस्थाएं लाई गई बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वर्तमान समय में एक ब्राह्मण घराने में पैदा होने वाला बच्चा भी अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत हीन समझ रहा, स्कूल में जाता है, बहुत टैलेंट बच्चा है, थोड़ा आप यहाँ पे एग्जांपल समझिएगा, हम स्कूल में जाते हैं,
सपोज आप एक मतलब अच्छे जो भी हमारी उच्च कैटेगरी होती है आप उसमें जन्म लेते हो, ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी में, और आप स्कूल जाते हो। स्कूल में आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, आपको कोई बुक्स नहीं मिल रही है, आपको कोई नोट्स नहीं मिल रही है, घर की स्थिति आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि कहाँ तक ये सही है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, हर एक फील्ड में टैलेंट भरा हुआ आपके कहीं पे भी, ठीक है, चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे लिखाई में, किसी में भी, लेकिन आप क्या हो, आपकी बदकिस्मती है अब वर्तमान समय में। पहले तो था कि बदकिस्मती होती है कि वो एक दलित वर्ग में पैदा हुआ है, या तो वो उसको समाज के द्वारा वंचित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, लेकिन अब की बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हो, ठीक है। और जब आप जनरल कैटेगरी में पैदा हुए हो, आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही डल है, आपके पास टैलेंट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आपको स्कूल से क्या मिल रहा है, आपको ना तो बुक मिल रही है, और यहाँ से पढ़ने के लिए भी आपको इतना पैसा नहीं कि आपको बुक दिया जा सके, आपको यूनिफॉर्म स्कूल में नहीं मिल रहे आपके बच्चों को, ठीक है। वहाँ पे यदि हम बात करते हैं, हालांकि ऐसा मतलब यदि मैं सरकार को इसमें ज़्यादा दोष नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि यदि हम बात करें, हाँ वो कुछ सुधारने लायक है, लेकिन यदि हम बात करें तो मतलब जो हमारी 8वीं क्लास तक की स्कूल होती है, वहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिलती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, वो भेदभाव कहीं ना कहीं बच्चे के मन में आता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि एक जनरल कैटेगरी का बच्चा कहता है कि लग रहा है कि मैं अपना नाम ही मतलब अपने जाति की जो कैटेगरी उसको ही चेंज करा डालूं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यानी कि जहाँ किसी फॉर्म में यदि हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, कि कोई भी वैकेंसी आ रही है, हम फॉर्म फिल करने जाते हैं, वहाँ पे हमको क्या मिलता है कि जहाँ जर्नल वालों के लिए 500 रुपये 1000 रुपये लगना है, वहाँ SC ST OBC वालों के लिए जाति के आधार पर है। मैं नहीं कहती कि होना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन जो जाति के आधार पे बात की गई है, गलत यहाँ पे है कि आप जाति के आधार पर इसकी कुछ कंडीशन इस तरीके से फिक्स कीजिए कि जिनको रियल में नीड है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हो, डजेंट मैटर कि हम किस कैटेगरी से आ रहे हैं, हमें नीड ज़्यादातर किन बच्चों को नीड है उसकी, उस हिसाब से रखा जाए, ठीक है। कि अब यहाँ 500 रुपये आप कर दे रहे हो इनके लिए, जनरल वालों के लिए, लेकिन वहीं पे इनके लिए 250 रुपये 50 रुपये ऐसी फ़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे के मन में तो थोड़ा वो क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी वाला जोश तो आता ही है कि ऐसा क्यों है, बदलाव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी झेले होंगे, और ऑब्वियस है कि आप यदि एक दिखावटी में नहीं यथार्थ में आएंगे, तो जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, हमारे सामने की जो समस्या है वो हम सबके सामने कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को, ये आरक्षण का मुद्दा खैर काफ़ी विवादास्पद है, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ही गलत मत समझिएगा कि मैडम आपने ऐसा बोला है। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग ज़रा एक सिंसियर इंसान की तरह सोचिए कि उस टाइम पे बिल्कुल नीड थी, लेकिन इस टाइम पे यदि हम बात करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हो, रियल में ज़रूरत किसकी है, सरकार को ज़रूरत को देख के बनाना चाहिए, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें संशोधन करना चाहिए, ठीक है। सामान्य वालों के लिए 10% का है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं, किसी को मिला हो तो ज़रा बताइएगा कि कहीं पे भी उसका 10% का आपको प्रॉफिट मिला है, तो मुझे भी लगे कि हाँ किसी स्टेट में तो चलो उसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मेरे MP में किसी को मिला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अब राज्य, और राज्य की बात करें तो क्या है इसमें, एक मतलब निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं पर राज्य बना रहता है, ठीक है, यानी कि सरकारें हमारी बदल सकती हैं, हर 5 साल बाद बदलती है, लेकिन जो हमारा राज्य है वो बना रहता है। और राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है, और इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि भी राज्य कहे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें बात क्या की गई है कि जो राज्य शब्द का एक यदि हम बात करते हैं तो अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाई, हम भारत को भी कहीं भी यदि हम बात करते हैं तो राज्य कहते हैं,
ठीक है, ये बात आप कभी भूलिएगा मत। और इसका हम बता भी चुके हैं कि क्यों राज्य कहते हैं। तो यहाँ पे हमको चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करने, ऐसा नहीं कि मैं भागूंगी बहुत तेज दौड़ूंगी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो पीछे बातें बोल दी गई हैं या बता दी गई हैं वो आगे नहीं बताई जाएंगी, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है वही पिछली बातों को अभी दोहराओ तो। ठीक है, जहाँ भी लगेगा मुझे कि ये रिवाइज कराने की ज़रूरत है मैं कराऊंगी, ऐसी भी बात नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ें बता चुके हैं वो हर एक बार मतलब हर एक बार आएंगी तो वो बताई नहीं जाएंगी कहीं ना कहीं। तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से यदि देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और जो नए हैं वो भी स्टार्टिंग से यदि देखेंगे तो उन्हें भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग क्या होता है, किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है और इस अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि राज्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेट हो गए हमारे, जो भी अदर हम बात करते हैं स्टेट की, लेकिन कहीं विदेशों की तुलना में हम बात करते हैं तो भारत ही एक स्टेट के रूप में माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसके जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो अब अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे तरीके से क्लियरली और फास्ट वे में कंप्लीट करते हुए इसको हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी हमको बहुत सारी और भी किताबें पढ़नी है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।